जय हिंद दोस्तों, हमारी जो सीरीज है वो इंडियन ज्योग्राफी पे चल रही है, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस रेगुलरली देख भी रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। एक्सटेंशन ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूं ना बच्चों, दोस्त इधर ध्यान देना, जब मैं एक्सटेंशन की बात करता हूं ना, इसका बेसिकली मतलब होता है फैलाव। मतलब जैसे इंडिया के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया कितने एरिया में फैला हुआ है ये इसका एक्सटेंशन कहलाएगा। चाहे वो लैंडमास के एक्सटेंशन की बात हो, चाहे वो उसके पास के एडजॉइनिंग ओशंस की बात हो, जिसे हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन टुवर्ड्स सी भी कह सकते हैं। इट मींस इंडिया का कंप्लीट एक्सटेंशन लैंड वाइज और ओशन वाइज क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडिया। एक्सट्रीमिटीज को मैंने एक अलग पॉइंट, अलग ब्रीफ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अलग से इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहा हूं ना दोस्त, इसका सिंपली मतलब यह है कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, इंडिया का सदर्न मोस्ट मेन लैंड एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, या उसका ईस्ट और उसका वेस्ट कैसा है। बात समझ में आ रही है? अब आपको लग रहा होगा कि सर ये दोनों आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट क्यों नहीं किए। ये इसलिए नहीं किए कि जब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बच्चे कि जब हम दोनों एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं ना, तो उसमें बताते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होंगे, या नॉर्थ और साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होंगे। पर जब मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं ना, उसमें मैं बताऊंगा कि ईस्ट और वेस्ट में डिस्टेंस कितना किलोमीटर्स में फैला हुआ है, या उन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है, चाहे वो लैटिट्यूडनल दूरी हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल दूरी हो, तो ये दूरी कितनी है उसको अपन कंसिडर करते हैं इन दी एक्सटेंशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइंस, ये बहुत जरूरी है इंडिया के रिस्पेक्ट में समझना। इंडिया के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट लाइंस शायद आपको कुछ लोगों को पता भी होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ या 82.5 डिग्री नॉर्थ, ये अपने आप में वो इंपॉर्टेंट लाइन है जो अगर आपको पता है तो गारंटीड है आप इंडिया का पूरा क्लाइमेट समझ सकते हैं। आप इंडिया में होने वाले पूरे एनम में जितने भी सीजन्स चेंज होते हैं वो और उनके होने वाले प्रभावों को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक अलग से एक छोटी सी हेडिंग डाल दी है, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइंस। बेसिकली हम उसमें यही दो लाइंस ही पढ़ेंगे, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हमारी इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जिससे हम इंडिया का टाइम और डेट डिसाइड करते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिसाइड करता है हमारे इंडिया का ओवरऑल क्लाइमेट। क्लियर आउट हुआ? प्लीज ध्यान देना, जब मैं बच्चे इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर रहा हूं ना, तो उसमें मैं एक और चीज बात करता हूं कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाए तो करता है, पर इंडिया इक्वेटर, जिसे मैं 0 डिग्री कहता हूं, उसके बहुत नजदीक है, अराउंड 876 किलोमीटर है। तो इतना नजदीक होने की वजह से इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस इंडिया के मेन लैंड पर भी देखने को मिलता है। इस वजह से अपन वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो लाइंस हैं, जिन पॉइंट्स पे से वो गुजर रही है और इक्वेटर से कितना दूर है, ये चीजें समझाने के लिए मैंने आपको ये एक अलग से थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बनाया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्लाइमेट और क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस आता कैसे और होता क्यों है, और इंडिया के अंदर कौन कौन से क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? दूसरा, ये आपको सबको पता होगा, नेबरिंग कंट्रीज हमारी इंडिया के आसपास की क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उन्हीं के साथ हमारी कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वो भी आज हम इस पर्टिकुलर चीज में देखेंगे, और उसी के साथ देखेंगे हमारे ओशन का टेरिटोरियल एक्सपांशन के इंडिया ओशंस के साथ साथ कितना एक्सपांड होता हुआ नजर आता है। क्लियर आउट हुआ? ठीक है, तो आज के इस लेक्चर से शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जो भी आज का लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, अगर कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है या प्रीवियस टॉपिक्स आपको जानने हैं, तो आपको श्री वेदांत एकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको पूरे लेक्चर्स दिख जाएंगे, तो प्लीज उनको देखना जरूर, मतलब उनको इग्नोर ना करें, उनको जरूर एक बार देखें ताकि आपकी चीजें क्लियर रहेगी। मेरा पहला जो टॉपिक था वो है एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। प्लीज पे अटेंशन बच्चे, जब मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं तो इसका जनरली मतलब जो है वो है फैलाव, इंडिया का
फैलाव कितना है, इसका मतलब एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट से एक्सट्रीम साउथ पॉइंट तक ये कितना एक्सटेंड है, फैला हुआ है। तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, हम प्रीवियस वाले में देख चुके हैं, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एक्सट्रीमिटीज अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पर ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इतना कुछ एक्सटेंशन है, यानी कि 30 डिग्री का समथिंग वॉट लैटिट्यूडनल डिफरेंस है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी है ना इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, वो है 3214 किलोमीटर। इट मींस इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अराउंड 3214 किलोमीटर। पर प्लीज पे अटेंशन बच्चे, ध्यान देना इधर, जब मैं इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स बात कर रहा हूं ना, तो इंडिया 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और लगभग जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका मतलब ऑन एन एवरेज लैटिट्यूडनल डिफरेंस अगर मैं देखूं, इधर ध्यान देना, मैंने बोला इंडिया नॉर्थ साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर्स में एक्सटेंडेड है। एक्सट्रीम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसका वो 37 डिग्री के आसपास कहीं पर लोकेटेड है, और इसका जो इंडिया का मेन लैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो लगभग 8 डिग्री पर कहीं लोकेटेड है। यानी कि ऑन एन एवरेज इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 30 डिग्री हो गई। इट मींस इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड मेन लैंड जो है वो कितना फैला हुआ है, 30 डिग्री लैटिट्यूडनली भी फैला हुआ है। दूसरा, वेस्ट टू ईस्ट जो है इंडिया का, वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का, देखो वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का ओवरऑल एक्सटेंशन देखने को मिलता है 2933 किलोमीटर्स। कितना? 2933 किलोमीटर्स। इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ इंडिया एक्सटेंडेड 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट इंडिया एक्सटेंडेड 2933 किलोमीटर्स। फिर से ध्यान देना बच्चे, जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, तो ये ऑन एन एवरेज लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट पर, और ये ऑन एन एवरेज लाई करता है 97 डिग्री 25 मिनट्स पर। इसका मतलब 68 और 97 एवरेज अगर मैं निकालूं, तो इन दोनों एवरेज डिफरेंस अगर मैं निकालूं, तो इन दोनों के बीच में भी आएगा कितना? 30 डिग्री। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इंडिया एक्सटेंडेड लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली कितना? 30 डिग्री के आसपास, ये मैंने लिख दिया हुआ है। द मेन लैंड इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री कितना? नॉर्थ साउथ और एज वेल एज ईस्ट वेस्ट। क्लियर आउट हो गया? डन? पक्का? अब इधर ध्यान देना बच्चे, जो मेन डाउट है वो यहां पर आता है कि सर आप जो कह रहे हैं, आप बता रहे हैं हमें कि ये और ये इन दोनों के बीच में भी 30 डिग्री का डिफरेंस है और यहां के बीच में भी 30 डिग्री का डिफरेंस है, पर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर जो है एक जगह 3214 है और एक जगह 2933 किलोमीटर्स है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इधर ध्यान दो, जब मैं लैटिट्यूड्स की बात करता हूं तो लैटिट्यूड्स हमेशा इक्वी डिस्टेंस होती हैं और ये पैरेलल लाइंस होती हैं, पर जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? चेंज होती है, यानी कि टुवर्ड्स द पोल इनके बीच की दूरी कम होती है, इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा होती है। तो इमेजिन करके देखो, अगर यहां पर कहीं इक्वेटर होगा तो इक्वेटर से ऐसे निकल रही होगी ये लॉन्गिट्यूड्स, ये देखो, यानी कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो समय के साथ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इस वजह से इंडिया के ईस्ट वेस्ट में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस तो 30 ही डिग्री का है, पर किलोमीटर्स का डिफरेंस कम है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है दोस्त? कम होती चली जाती है। अब ध्यान देना, अब यहां पर कहीं आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका मतलब इस पूरे बाउंड्री पर इंडिया किसी न किसी लैंडमास से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन शो करती है इंडिया का लैंड फ्रंट।
कौन सा फ्रंट है ये? इंडिया का लैंडमास फ्रंट है। और इस लैंडमास फ्रंट को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर में बात करता हूं ना, इधर ध्यान दो बच्चे, अगर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर बात करता हूं ना, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 15200 किलोमीटर्स। क्लियर आउट हुआ? मतलब गुजरात से लेकर, ये देखो, गुजरात से लेकर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से हमारा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से और मैं नीचे आ जाता हूं हमारा म्यांमार, और म्यांमार के बाद पूरा बांग्लादेश वाला जो हमारा लैंड फ्रंट है, जिससे हम जमीन से जमीन को साझा करते हैं, वो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर हमारा एक्सटेंशन कितना है? हमारा टॉपिक मत भटकना, एक्सटेंशन कितना है? 15200 किलोमीटर। पर ऐसे ही जब मैं इंडिया के कोस्ट लाइन की बात करूं, इधर ध्यान दो, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, अगर मैं इस कोस्ट लाइन की बात करूं, इधर ध्यान देना, देखो मैंने इसे ब्लू कलर से बना लिया ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ सके कि ये इंडिया का कोस्ट लाइन है। और इंडिया के कोस्ट लाइन का एक्सटेंशन अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज वो है 6100 किलोमीटर। अब इधर ध्यान दीजिए, जब मैं इंडिया के लैंड फ्रंट के एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के लैंड मास इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स में कितने स्ट्रेच्ड हैं, फैले हुए हैं, वो मैंने बता दिया, लगभग 15200 किलोमीटर है। पर मैं जब इंडिया के कोस्ट लाइन के एक्सटेंशन की बात करता हूं, तो यहां पर दो चीजें सामने आती हैं कि इंडिया का मेन लैंडमास जो कोस्ट लाइन शेयर करता है, एक वो भी है, प्लस उसी के साथ इंडिया के दो आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, जिनका नाम अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, उनके पास भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कोस्ट लाइन है। दैट्स वाई इंडिया के दो कोस्ट लाइन एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। एक एक्सटेंशन मिला है इंडिया का मेन लैंड कोस्ट लाइन एक्सटेंशन, और दूसरा मिलता है इंडिया का ओवरऑल कोस्ट लाइन एक्सटेंशन। तो प्लीज पे अटेंशन, जब मैं मेन लैंड एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ गुजरात से लेकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक की कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूं, जो मेरा मेन लैंडमास है, तो ये एक्सटेंशन है 6100 किलोमीटर। पर जब मैं आइलैंड ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं, कौन से? अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, दोनों को इंक्लूड कर रहे हूं, तो 7216.6 मेरा ओवरऑल कोस्ट लाइन एक्सटेंशन है। व्हाट डज इट मीन? प्लीज पे अटेंशन बच्चों। इसका सिंपल मतलब है मेन लैंड कोस्ट इज इक्वल टू 6100, ओवरऑल ऑल कोस्ट लाइन is equal to 7516.6 किलोमीटर। ये 75 है, क्लियर? 7516.6 किलोमीटर ये ओवरऑल एक्सटेंशन है किसका? इंडिया के कोस्ट लाइन का। अब प्लीज इधर ध्यान दीजिए, जब मैं लैंड फ्रंट की बात कर रहा हूं ना, ये है हमारा लैंड फ्रंट, नीचे लिख दिया हमने कोस्ट लाइन, तो आप देख पा रहे होंगे कि 15200 अपॉन 7516.6 यानी कि 7500, क्लियर? और ये 15, इसका मतलब दोनों डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो आएगा वो 2:1 का आएगा। ये हमारे एमबीपीएससी का क्वेश्चन है कि इंडिया के लैंड फ्रंट एक्सटेंशन और इंडिया का कोस्ट लाइन एक्सटेंशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेशियो कैसा है, या उन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो कैसा है, या वो एक दूसरे के कितने गुना है, तो वो है रेशियो 2:1। क्लियर आउट हुआ? बेसिकली सिर्फ मैंने ये बताया कि इंडिया नॉर्थ से साउथ कितना एक्सटेंडेड है, इंडिया ईस्ट टू वेस्ट कितना एक्सटेंडेड है, इंडिया लैंड फ्रंट में कितना एक्सटेंड करता है, और इंडिया कोस्ट लाइन में कितना एक्सटेंड करता है। दिस इज नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। क्लियर? अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं कि इंडिया 3 to 1 4 नॉर्थ टू साउथ है या ईस्ट टू वेस्ट है।
ऐसे ही इंडिया का मेन लैंड मास एक्सटेंशन जो है वो कितना है, इंडिया का कोस्ट लाइन एक्सटेंशन कितना है, इन दोनों का रेशियो क्या क्या है वो भी पूछ सकते हैं। पर साथ में जो पूछ सकते हैं वो ये है कि ये कोस्ट लाइन तो हमें समझ में आ गई, पर इस कोस्ट लाइन में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सारे स्टेट्स के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है, तो दैट इज गुजरात। Gujarat is the state having longest coastline in terms of kilometers stretch, followed by, please pay attention, followed by Andhra Pradesh and तमिलनाडु। इसका मतलब गुजरात के बाद दूसरी रैंक पर है, दूसरे पायदान पे है हमारा कौन, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारा तमिलनाडु। पर क्वेश्चन अब इसमें यहां पर आता है कि भैया गुजरात जो है वो इंडिया में ओवरऑल क्या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? हाँ है। पर अगर इंडियन, पे अटेंशन, इंडियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं ना, इंडियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन रखने वाला स्टेट या यूटी इंडियन टेरिटरी में कौन है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पर इंडियन स्टेट्स में कौन सा है, तो वो है गुजरात। पर इंडिया के पेनिनसुलर स्टेट्स में कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। क्लियर आउट हुआ? मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि इंडिया का स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के साथ है गुजरात, इंडिया का स्टेट पेनिनसुलर इंडिया में, कौन से इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में है आंध्र प्रदेश। इंडिया का टेरिटरी के अंदर है कौन, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर आउट हुआ? डन। आगे बढ़े। एक्सटेंशन मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ एक्सट्रीमिटीज, मतलब इंडिया का एक्सटेंशन हमने देखा, फैलाव हमने देखा, पर एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो इधर ध्यान दो। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, इधर ध्यान देना। कोल एक लैंडफॉर्म होता है। क्या है? कोल जो है ना वो एक लैंडफॉर्म है। कैसा लैंडफॉर्म है? इरोजनल लैंडफॉर्म है। इरोजनल लैंडफॉर्म है। किसके द्वारा बनता है? ड्यू टू ग्लेशियर्स के द्वारा बनता है। और ये लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ ऐसा। इसका मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वहां पर ग्लेशियर्स मूव करे होंगे और उन ग्लेशियर्स के मूवमेंट के कारण लैंडमास में ऐसा चंद्राकार शेप बन गया होगा। दैट्स व्हाई द पॉइंट इज नेम्ड एज कोल। क्लियर? इस पॉइंट की खोज हुई थी समवॉट 1912 के आसपास, और 1912 के आसपास का जो दौर था वो दौर अंग्रेजी शासन का चल रहा था। और उस दौर में एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को कोल नाम तो दिया अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी, पर उन्होंने इंदिरा नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ मातृ शक्ति या देवी शक्ति, जिसे हम शिव और शक्ति का रूप भी कह देते हैं, या फिर गॉडेस, अलग अलग गॉडेस जो हैं, जिसमें एक गॉडेस है इंदिरा। इंदिरा के नाम पर, इंदिरा गॉडेस के नाम पर इस पॉइंट का नामकरण किया गया है, दैट इज इंदिरा कोल। तो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा कोल। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, इधर ध्यान दो। इंदिरा कोल पहले लाया करता था कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अब इंदिरा कोल स्टेट में लाया नहीं करता है, अब वो लाया करता है यूटी में। कौन सी? लद्दाख। लद्दाख के पीओके वाले एरिया में। लद्दाख का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लद्दाख यूटी का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस एरिया में लाया करता है हमारा इंदिरा कोल, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। क्लियर आउट हुआ? ऐसे ही इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, पर सदर्न मोस्ट पॉइंट ये किसका है? मेन लैंडमास का है। इसका नाम है केप कॉमेरिन। केप कॉमेरिन कहां है? ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है? इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट पर कौन सा है? ये मेन लैंड है। अगर टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहूं कि इंडिया का एक्सट्रीम सदर्न टेरिटोरियल पॉइंट कौन सा है, तो वो आता है हमारा इंदिरा पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा सर ये इंदिरा और ये इंदिरा कॉमन है क्या? नहीं, ये 1984 के समय नाम दिया गया है इंदिरा बाय दी, जब हमारी जो उस समय की
प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, जब वो उस एरिया में मूव करके गई थी तो उनके नामकरण की वजह से, उनके नाम की वजह से इनका नामकरण किया गया था, दैट इज इंदिरा पॉइंट। उसके पहले इसका कोई नाम था? हाँ था, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, उस समय इसका जो नाम था वो था पिग्मेलियन पॉइंट, पर अभी जो इसका नाम है वो है इंदिरा पॉइंट। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारा सदर्न मोस्ट टेरिटोरियल पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, पर वो है कहां? तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, निकोबार आइलैंड में। क्लियर? निकोबार आइलैंड के भी ग्रेट निकोबार आइलैंड में, यानी कि इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी सिचुएटेड इन द ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसमें भी अगर हम आइसोलेट कर दें तो वो है निकोबार आइलैंड में, उसमें भी अगर मैं और आइडेंटिफाई करूं तो वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर। क्लियर आउट हो गया? दैट्स इट। अब और आगे बढ़ते हैं, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ग्वार मोटी। नहीं, ये ग्वार मोटी जो है वो विलेज है। इस विलेज का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसका नाम है सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक। तो कुछ बुक्स में आपको ग्वार मोटी भी मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि ग्वार मोटी जो है वो उस विलेज का नाम है जहां पर ये बिंदु लोकेटेड है। तो ग्वार मोटी इज द वेस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड द पॉइंट इज नेम्ड एज सर क्रीक, जो गुजरात के अंदर है। क्लियर आउट हुआ? ये हमारा डिस्प्यूटेड लैंडमास है इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान यहां पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड नजर आते हैं। ओशनिक वाटर, सेम ओशनिक वाटर शेयर भी करते हैं, और हम दोनों के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन भी है जिसे हम 25 डिग्री चैनल भी कहते हैं, 25 नॉर्थ डिग्री चैनल भी कहते हैं। क्लियर आउट हुआ? नेक्स्ट, हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कीबीतू। कहां का? आंध्र प्रदेश का कीबीतू। अगेन ये हमारा डिस्प्यूटेड लैंडमास है, किन किन के बीच में? चाइना, यहां पर है म्यांमार, और ये रहा इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। तो ये हाईली सेंसिटिव पॉइंट है हमारा, क्योंकि चाइना और हमारे साथ इस पॉइंट को लेकर थोड़े से संबंध जो है वो बिगड़े हुए रहते हैं। तो प्लीज इधर ध्यान दो बच्चों, अगर ये इंडिया है तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया हमारा, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट स्टेट हो गया गुजरात, गुजरात के अंदर विलेज हो गया हमारा ग्वार मोटी, और उसके अंदर जो पॉइंट है वो है सर क्रीक। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट स्टेट हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, और बिंदु हो गया कीबीतू। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यूटी हो गई हमारी लद्दाख, और पॉइंट हो गया हमारा इंदिरा कोल। मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट स्टेट हो गया तमिलनाडु, और पॉइंट हो गया केप कॉमरिन। पर टेरिटोरियल एक्सटेंशन जो यूटी हो गई वो है अंडमान एंड निकोबार। उसमें हमारे निकोबार आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्लियर आउट हुआ? अब ये इंदिरा पॉइंट के बारे में एक क्वेश्चन आप याद रख लीजिए कि इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 की सुनामी, 2004 की जो सुनामी आई थी ना, उस सुनामी में डूब चुका है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर सुनामी जो होती है उससे तो लहरें उत्पन्न होती हैं, लहरें जब नीचे चली जाएंगी तो बिंदु तो वापस अपनी जगह पर ही रहना चाहिए, पर सुनामी में जो हॉरिजॉन्टल मूविंग वेव्स होती है ना दोस्त, उसकी वजह से कई बार टोपोग्राफिक एरियाज वॉश्ड आउट हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एल्टीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से हमारा इंदिरा पॉइंट भी है ना सुनामी के बाद पानी में डूबा हुआ नजर आता है, इसलिए हमने बोल दिया कि सुनामी के बाद वो क्या हुआ? डूब गया। तो वो सुनामी कब आई थी? 2004 में आई थी। क्लियर आउट हो गया? क्लियर है? तो हमने दो चीज पढ़ी, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, एक और पॉइंट हमने पढ़ा एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? इधर ध्यान देना, जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको मैंने यहां लिख भी दिया है। अगर आप देखेंगे, देखो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है? इंदिरा कोल, जो किस यूटी में सिचुएटेड है? लद्दाख में। इंदिरा कोल का मतलब क्या होता है? ये एक छोटा सा लैंडफॉर्म होता है, ऐसा कर्व्ड टाइप का, जो अपने आप में पास जैसा बन जाता है, जिसमें से लोग बाग आसानी से मूव कर सकते हैं। क्लियर आउट हुआ? ये जो इंदिरा
कोल नाम दिया है, ये किसकी वजह से दिया है? गॉडेस लक्ष्मी की वजह से दिया गया है इन द ईयर 1912। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कीबितु है। कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। किस किस के बीच में है ये? इंडिया, म्यांमार और चाइना। डिस्प्यूटेड लैंडमास जैसा भी है, ठीक है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा पॉइंट है। कहां पर है? निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। इनिशियली इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, पर इंदिरा गांधी जी के मूवमेंट 1985 में जो मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट के समय हमने इसका नामकरण दूसरा कर लिया था, दैट इज इंदिरा पॉइंट। क्लियर? इंडिया का सदर्न मोस्ट मेन लैंडमास का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है केप कॉमेरिन। केप कॉमेरिन जो है वो कन्याकुमारी के नाम से भी फेमस है, और वो सिचुएटेड कहां पर है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसका निक नेम भी है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। इसका निक नेम है एवरग्रीन टाउन ऑफ इंडिया। ये किसका है? कन्याकुमारी का ही नाम है। क्लियर आउट हुआ? सर क्रीक इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कहां पर सिचुएटेड है? ये कच्छ के ग्वार मोटी विलेज में सिचुएटेड है, और ये गुजरात स्टेट के अंदर आता है। पर ये जो लैंडमास है ये डिस्प्यूटेड है। किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी अब आपको समझ में आ गया कि इंडिया की एक्सट्रीमिटीज कहां हैं और कैसी हैं। अगर कुछ लगता हो तो आप इस स्लाइड को वापस से देखिएगा प्रॉपरली। अगर कोई डाउट लगेगा तो यू कैन इजीली आस्क।